नाजरीन व सामईन, आपका हमारे ATR उर्दू चैनल में खैर मकदम और इस्तकबाल है। आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट और अहम वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हुए हैं। ये है भी बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर, क्योंकि हम अभी पढ़ रहे हैं मसनवी, और ये दूसरी मसनवी जो हमारे निसाब में शामिल है दिया शंकर नसीम का। तो सबसे पहले हम मसनवी पढ़ने से पहले उनके बारे में पढ़ लेते हैं, ताकि हम जान लें कि वो कौन थे और किस टाइप के मसनवी लिखते थे। उनकी थोड़ी सी यहाँ पर खुसूसियत भी आ जाएगी और हम उनको भी जान लेंगे। फिर मसनवी पढ़ने में बहुत मजा आएगा। तो पढ़ते हैं हम दिया शंकर नसीम के बारे में, जो मशहूर हैं नसीम के नाम से। और इनकी किताब है जो गुलजार नसीम मसनवी की, और उसी से ये माखूज भी है। तो यहाँ पर लिखा है दिया शंकर नसीम। तो असल नाम यहाँ पर दे रहा है कि दिया शंकर कोल, और उनके वालिद का नाम गंगा प्रसाद कोल था। तो ये पूछा जाता है कि दिया शंकर के वालिद का नाम क्या था, तो गंगा प्रसाद था, और ये कश्मीरी पंडित थे। नसीम 1811 ईस्वी में पैदा हुए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभी ये पूछा जाता है कि नसीम की पैदाइश कब हुई है, तो 1811 में। उनकी जाए पैदाइश लखनऊ है। किनकी? यानी दया शंकर नसीम की पैदाइश लखनऊ में हुई है, यानी ये पैदाइश की जगह को कहते हैं जाए पैदाइश। उस जमाने के रिवाज के मुताबिक नसीम की इब्तिदाई तालीम उर्दू और फारसी में हुई। उनके खानदान में यही राइज था। ये अमजद अली शाह का जमाना था, यानी कब किस जमाने में पैदा हुए हैं और उस वक्त कौन से बादशाह हुकूमत कर रहे थे, तो अमजद अली शाह हुकूमत कर रहे थे, इसीलिए कहा कि ये उनका जमाना था। नसीम के साथ उमर ने वफा न की, यानी ज्यादा दिन तक वो जिंदा न रहे, और 1845 ईस्वी में इंतकाल कर गए। 1811 में पैदा हुए और 1845 ईस्वी में उनकी वफात हो गई, देहांत हो गया। इब्तिदा ही से उन्हें शेर व शायरी से लगाव था। आतिश लखनवी के शागिर्द हुए, यानी हैदर अली आतिश इनके उस्ताद हैं। ये एग्जाम में दिया जाता है, पूछा जाता है दिया शंकर नसीम के उस्ताद का नाम क्या है, तो आतिश लखनवी हैं। और अपने उस्ताद ही का रंग इख्तियार किया, यानी जिस तरह से वो शायरी करते थे उन्हीं के रंग में ये भी शायरी करने लगे। नसीम की शोहरत की वजह गुलजार नसीम है। ये उर्दू की अहम तरीन मसनवियों में एक है। ये पूछा जाता है दिया शंकर नसीम की मसनवी कौन सी है, तो गुलजार नसीम है, और उर्दू की अहम तरीन मसनवियों में इसका शुमार होता है। उनकी शायराना पुख्तगी के लिए ये काफी है कि तकरीबन 2 सदियों गुजरने के बाद भी मसनवी गुलजार नसीम की मकबूलियत में कोई कमी वाक़ई नहीं हुई है। अगर आप उनकी शायराना पुख्तगी के बारे में समझना चाह रहे हैं, अंदाजा लगाना चाहते हैं, बस यही बात काफी हो जाती है कि गुलजार नसीम आप देख लीजिए कि इतना अरसा बीत चुका है, उसके बाद भी ये किताब आज भी उसी तरह लगन, शौक और मेहनत से पढ़ी जाती है जिस तरह से उस जमाने में लिखी गई थी, और बहुत बेहतरीन है। उसकी फन्नी पुख्तगी में कोई कमी नहीं आई। तो दिया शंकर नसीम की जो मसनवी हमारे निसाब में शामिल है, उसको पढ़ लेते हैं और उसको समझ लेते हैं, ताकि फिर जो एग्जाम में पूछा जाएगा वो हम कर सकते हैं। यहाँ पर हेडिंग दिया है। पहले यहाँ पर हम उस मसनवी को पढ़ेंगे, फिर उसके बाद उसकी तशरीह करेंगे। हालांकि बहुत इजी है, बहुत आसान है। दारुल खिलाफत ज़ैनुल मुलूक में बकाउली का पहुंचना आसान है ये, और वजीर होकर ताजुल मुलूक की तलाश में रहना। तो साफ मतलब यही है कि ज़ैनुल मुलूक के दरबार में बकाउली पहुंचती है, और वहां पर वो वजीर होकर ताजुल मुलूक की तलाश में रहती है। तो इस मसनवी की अब क़रात देखिए कि कह रहा है कि गुलची का जो अब पता मिला है, यूं शाखे कलम से गुल खिला है, वो बादे चमन चमन खरामा, यानी वो बकाउली परेशां। गुलशन से जो खाक उड़ाती आई, इस शहर में आती आती आई। देखा तो खुशी के चहचहे थे, गुलची के शगुफे खिल रहे थे। गुलबांगे जना था जो जहां था, एक एक हजार दास्तां था। पाते ही पता खुशी से फूली, शाद ऐसी हुई कि रंज भूली। जादू से बनी वो आदमी जाद, इंसानों में आ मिली वो परी जाद। सुल्तान की सवारी आ रही थी,
सूरत जो निगाह की परी थी, पूछा ए आदम परी रो, इंसान है परी है कौन है तू, क्या नाम है वतन किधर है कौन सा गुल चमन किधर है, दी उसने दुआ कहा बसद सोज, फर्रुख हूँ शहा मैं इब्न फिरोज, गुल हूँ तो कोई चमन बताऊं, गुर्बत ज़दा क्या वतन बताऊं, घर बार से क्या फकीर को काम, क्या लीजिए छोड़े गांव का नाम, पूछा के सबब कहा के किस्मत, पूछा के तलब कहा कनाअत, बातों पे फिदा हुआ शहनशाह, लाया बजिद इम्तियाज हमराह, चेहरा से अमीर ज़्यादा पाया, घर लाके वजीर उसे बनाया, नजरें लिए दरगाहे बंदगां, दस्तूर से आमिले बसद जां। अब इस जो मसनवी का एक इक्तिबास आपके पास है, इसकी हम करेंगे तशरीह। अब यहाँ पर एक एक आप पहले लफ्ज समझ लीजिए, फिर उसके बाद आपको इसका मतलब भी समझ आएगा, क्योंकि आप ये बात समझ चुके हैं। दारुल खिलाफत जो जिसका मालिक यानी जिसकी हुक्मरानी थी वो ज़ैनुल मुलूक था, वहां पर बकाउली आती है और वजीर हो जाती है, वजीर होने के बाद ताजुल मुलूक की तलाश में रहती है। अगर आप इसकी तशरीह लिखना शुरू करेंगे तो आप ये लिख सकते हैं, ये इक्तिबास दास्तान गुलजार नसीम से ताल्लुक़ रखता है, जिसमें बकाउली परी का किरदार और उसकी ज़िंदगी के मुख्तलिफ पहलू बयान किए गए हैं। यहाँ बयान करदा वाक़या में बकाउली की बादशाह ज़ैनुल मुलूक के दरबार में आमद और उसका वज़ीर के ओहदे पर फायज होना बयान किया गया है। तो पहला लफ्ज़ है गुलची का, जो अब पता मिला है तो गुलची है, मतलब फूल चुनने वाला। यहाँ बकाउली परी के लिए ये गुलची एक इस्तिआरा है, गोया कि इस शेर में इस्तिआरा है। आपसे पूछा जा सकता है कि किस शेर में इस्तिआरा है, तो यूं शाखे कलम से गुल खिला है। शाखे कलम, कलम की शाख, ब्रांच को कहते हैं शाख। यहाँ मुसन्निफ के तखय्युल के लिए ये इस्तेमाल हुआ है। दूसरे में देखिए कि वो बादे चमन, चमन खरामा। अब यहाँ है बादे चमन, बाग की हवा, खुशबूदार हवा। बाद कहते हैं हवा को, यानी चमन की हवा, बाग की हवा। और उसके बाद है चमन खरामा, यानी बाग में चलने वाली, यानी वो बकाउली परेशान। इसके बाद है कि गुलशन से जो खाक उड़ाती आई, इस शहर में आती आती आई। गुलशन वही बाग को कहते हैं, खाक मिट्टी को कहते हैं, यानी वो किस तरह से आई है भी देखिए। देखा तो खुशी के चहचहे थे, गुलची के शगुफे खिल रहे थे। यानी शगुफा किसको कहते हैं? कहते हैं कली को, यानी ये खुशी की अलामत है। गुलबांगे जना था जो जहां था, एक एक हजार दास्तां था। गुलबांगे जना, तो गुलबांग किसको कहते हैं? परिंदों की आवाज या चहचहाहट को कहते हैं। उसके बाद पाते ही पता खुशी से फूली। खुशी से फूलना तो एक मुहावरा है, आपने सुना, बहुत खुश होना। शाद ऐसी हुई कि रंज भूली। शाद कहते हैं खुशी को, रंज कहते हैं तकलीफ को। अब उसके बाद है कि जादू से बनी वो आदमी जात, इंसानों में आमिली वो परीजात। तो ये तो आप समझ गए। यहां से अब देखिए आप क्या कहना चाह। इसका मतलब ही यही है कि इस इक्तिबास में ये बयान किया गया है कि बकाउली परी जो पहले जादू के असर से आदमजाद बन चुकी थी, ताजुल मुलूक की तलाश में शहर पहुंची। इस दौरान बादशाह ज़ैनुल मुलूक का गुजर हुआ और उसने बकाउली से उसकी पहचान दरियाफ्त की। बकाउली ने अपनी हालत आजिजी और गुर्बत में जाहिर की और कहा कि वो एक फकीर है जिसका कोई ठिकाना नहीं। बादशाह ज़ैनुल मुलूक को उसकी बातों में सदाकत और उसके अंदाज में वक़ार नजर आया, जिस पर वो मुतासिर हुआ। बादशाह ने उसे अपने साथ दरबार ले जाकर वजीर का दर्जा दिया। ये वाक़या इस बात की अक्कासी करता है कि किस्मत और कनात इंसान को बुलंद मकाम अता कर सकती है। बकाउली की शख्सियत जो पहले एक परी थी और अब इंसान के रूप में थी, यहाँ आला अखलाकी और रूहानी खूबियों की नुमाइंदगी करती है। उसकी आजिज़ी, कनात और गुफ्तगू बादशाह को इस कदर मुतासिर करती है कि वो उसे अपने
قریب کر لیتا ہے۔ یہ آپ نے یہاں پر سمجھا۔ تو دیکھیے کہہ رہا ہے کہ گلچی کا جو اب پتہ ملا ہے تو شاخ قلم سے گل کھلا، یعنی اس کے وہ اپنے آپ میں بہت خوش ہو جاتی ہے۔ یعنی کیسے خوش ہوتی ہے؟ کہہ رہے ہیں کہ وہ بادے چمن چمن خراما، یعنی وہ بقاؤلی پریشاں، یعنی گویا کہ اس کا مطلب ہے کہ وہ جو بقاؤلی پریشاں تھی وہ اس کی پریشانی بدل رہی ہے۔ گلشن سے جو خاک اڑاتی آئی، یعنی جو باغ سے پریشان ہو کر آئی تھی، اس شہر میں آتے آتے کس طرح سے آئی، لیکن آ ہی گئی۔ دیکھا تو خوشی کے چہر چہے تھے، گلچی کے شگوفے کھل رہے تھے، یعنی خوشی جو ہے ان کے چہرے سے، ان کے چال چلن سے، ہر طرح سے عیاں ہو رہے تھے۔ گلبانگ زنا تھا جو جہاں تھا، ایک ہزار داستاں تھا۔ کہہ رہے ہیں کہ جو بھی ہو، لیکن یہ بات تو ہے کہ اس کو ہزار داستان آپ کہہ سکتے ہیں، ہزار داستان اس کی ہو سکتی ہے۔ خوشی کی وجہ جو ہے وہ خود سمجھ رہی تھی کہ کیا ہے، پاتے ہی پتا خوشی سے پولی۔ جیسے اس کو پتا ملا تو وہ خوشی سے جو ہے بہت خوش ہو گئی، اور اتنی خوش ہوئی کہ جو بھی ان کو تکلیف تھی، جو بھی اس کا رنج تھا، وہ ختم ہو گیا، اس کو بھول گئی۔ اور وہ کسی جادو سے آدمی ذات بنی تھی، اور انسانوں میں وہ پری ذات، یہ کون ہے آپ کو پوچھا جائے گا، بقاؤلی کون ہے؟ یعنی پری ذات ہے۔ وہ انسان جادو سے بن کر کے اور انسانوں میں ایسے مل گئی تھی کہ پتہ ہی نہیں چل رہا تھا کہ یہ کبھی پری رہی ہو۔ سلطان کی سواری کہیں سے آ رہی تھی، صورت جو نگاہ کی پری تھی اس پر جیسے ہی پڑتی ہے تو انہوں نے دیکھا، پوچھا اے آدم پری رو، یعنی کہہ رہا ہے کہ اے آدم ذات، یعنی اے انسان، اے آدمی، پری کی طرح انسان ہے، پری ہے، کون ہے تو تم آخر کون ہو؟ انسان ہو یا پری ہو؟ کیا نام ہے؟ وطن کدھر ہے؟ اس نے دعا کہا بست سوز، اور بہت تکلیف سے کہا، اور اس نے نام بتایا کہ میرا نام ابن فیروز ہے۔ گل ہوں تو کوئی چمن بتاؤں، غربت زدہ کیا وطن بتاؤں۔ گل اگر ہوتے تو ہم چمن کا پتہ بتاتے، غربت زدہ کا، اجنبی کا کیا وطن ہے؟ کوئی بھی نہیں ہے۔ گھر بار سے کیا فقیر کو کام، فقیر آدمی ہوں، اس کو گھر بار سے کیا مطلب ہے؟ کیا لیجئے، چھوڑیے گاؤں کا نام، کیا لینا اس کا نام۔ پوچھا کہ سبب، کہا کہ قسمت، پوچھا اس کی وجہ کیا، کہا قسمت، پوچھا کہ طلب، کہا قناعت، کیا چاہیے تو کہا کہ بس میں قناعت کرتا ہوں، زیادہ نہیں چاہیے۔ باتوں پہ فدا ہوا شہنشاہ، اس کی باتوں پر شہنشاہ کو، بادشاہ کو پیار آ گیا، وہ اس پر قربان ہو گیا، بہت پسند کیا اس کی بات کو۔ لایا بزد امتیاز ہمراہ، بہت ضد کر کے اپنے ساتھ تو لایا بادشاہ نے۔ چہرے سے امیر زادہ پایا، لگا کہ امیر زادہ ہے یہ، گھر لا کے اسے وزیر بنا دیا۔ نظریں لیے درگاہ بندگاں، دستور سے آ ملے بسد جہاں۔ جو کچھ آپ نے پڑھا ہے وہ یہاں پر دیکھ لیجئے، لکھا ہے اس اقتباس میں بقاؤلی کے آنے اور اس کے بننے کی، وزیر بننے کی تصویر پیش کی گئی ہے۔ بادشاہ زین الملوک کے دربار میں پہنچ کر اپنی غیر معمولی اور سحر انگیز شخصیت کی وجہ سے وہ وزیر بن جاتی ہے، اور پھر اپنے محبوب تاج الملوک کو تلاش کرتی ہے۔ یہ کون ہے؟ تو آپ یہ اتنی بات یاد رکھے گا، کہاں پر وزیر بنتی ہے، کون جو ہے وزیر بنتی ہے، کس کی تلاش ہوتی ہے۔ یہاں بقاؤلی کی پریشانی کا ذکر بھی کیا گیا ہے۔ وہ جنگل، بیابان اور اجنبی راہوں میں تاج الملوک کو تلاش کرتے کرتے جب بادشاہ زین الملوک کی مملکت میں، حکومت میں داخل ہوتی ہے تو یہاں کا منظر ہی کچھ اور دیکھتی ہے۔ یہاں ہر طرف خوشی کے چہچہے تھے، باغ میں شگوفے کھل رہے تھے۔ اسے بتایا گیا تھا کہ وہ جسے تلاش کر رہی ہے وہ اسی جگہ موجود ہے۔ اس نے پریزاد ہونے کے باوجود اپنی ہیئت بدل لی۔ کون؟ بقاؤلی۔ ہیئت بدل لی اور ایک آدمی ذات کی طرح سلطان کی آتی ہوئی سواری کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ یہاں وہ مکالمہ بھی پیش کیا گیا ہے جو سلطان اور بقاؤلی کے درمیان ہوتا ہے۔ وہ اپنے کو ابن فیروز بتاتی ہے اور بادشاہ کو اس طرح متاثر کر دیتی ہے کہ وہ حقیقتاً اسے آدمزاد مرد سمجھ کر اپنے دربار میں وزیر مقرر کر لیتا ہے۔ اقتباس کے آخری حصے میں مکالمے کا جو کمال دکھلایا گیا ہے وہ اس حصے کی جان ہے، یعنی جو اتنا اقتباس آپ پڑھے ہیں اس کی جان وہ آخری حصہ ہے۔ اب معروضی سوالات ہیں یہاں پر، اس کو ضرور آپ کو دیکھنا چاہیے، کیونکہ یہی تو آپ سے پوچھا جائے گا کہ نسیم کا پورا نام کیا ہے۔ دیا شنکر نسیم،
जिम में है, ये है करेक्ट। उसके बाद देखिए सवाल नंबर 2, यानी जो ऑब्जेक्टिव का दूसरा क्वेश्चन है वो है कि नसीम कहाँ पैदा हुए, तो लखनऊ में पैदा हुए। इसी तरह से 3 नंबर है कि नसीम की मसनवी का क्या नाम है, गुलजार नसीम है, बे में है। इसी तरह से सवाल नंबर 4 है कि शायरी में नसीम किसके शागिर्द थे, आतिश के शागिर्द थे। इसी तरह 5 है नसीम का इंतकाल कब हुआ, 1845 ईस्वी में, 1811 में पैदा हुए हैं। मुख्तसर तरीन सवालात है कि ज़ेरे निसाब मसनवी में किस वाक़े को नज़्म किया गया है, यानी बकावली का वजीर बनना और महबूब ताजुल मुल्क की तलाश करने वाले वाक़े को नज़्म किया गया है। उसके बाद है 2 में कि नसीम का पूरा नाम क्या है, दयाशंकर नसीम या दयाशंकर कोल उसका पूरा नाम है, जैसा कि शुरू में दिया गया है। यहाँ पर आप देख लीजिए उसका असल नाम लिखा है या पूरा नाम लिखा है, ये है। उसके बाद देखिए सवाल कि नसीम की मशहूर मसनवी का नाम की पैदाइश कब हुई है नसीम की, 1811 ईस्वी में नसीम की पैदाइश हुई है। नसीम की मशहूर मसनवी का नाम गुलजारे नसीम है। उसके बाद नसीम के वालिद का नाम क्या है, गंगा प्रसाद कौल इनके वालिद का नाम है। उसके बाद कह रहा है कि मुख्तसर सवालात, सिन्फ मसनवी पर 5 जुमले लिखिए। इससे पहले ये क्वेश्चन आया हुआ है, बकावली अपने महबूब की तलाश के लिए क्या क्या करती है, यानी वो जंगल बयाबान हर तरफ का खाक छानती है, यहाँ तक कि वो ज़ैनुल मुल्क की ममलकत में आती है और वहां पर उसकी तलाश जारी रहती है। यहाँ तक कि आप कह सकते हैं हैत तक बदल लेती है और वो आदमीजात बन जाती है। ज़ैनुल मुल्क की ममलकत में पहुंचकर बकावली को क्या महसूस होता है, तो यहाँ पर आप अगर देखेंगे तो उनकी ममलकत में पहुंचकर जो उसको महसूस होता है कि कहता है कि यहाँ का मंजर ही कुछ और देखती है। यहाँ हर तरफ खुशी के चहचहे थे, बाग में शगुफे खिल रहे थे, और ये सारी उसको महसूस यही होता है कि यहाँ पर खुशी ही खुशी है, जबकि उसको अपने अंदर परेशानी और जंगल बयाबान में टहलने की वजह से गैर मामूली तकलीफ थी। नसीम की मुख्तसर सवानेह बयान कीजिए, तो आप नसीम के बारे में जो हयात हमने बताया वहां पर है। बकावली के किरदार पर 5 जुमले लिखिए, जो अभी आपने पढ़ा है इसी से जो है आप उसके किरदार के बारे में लिख सकते हैं। ज़ेरे निसाब मसनवी का खुलासा, और ये हमने कहा भी था कि यही खुलासा भी है, यही मरकजी किरदार भी है। अगर मरकजी किरदार देखिएगा, ख्याल देखिएगा, तो आपके हेडिंग ही से मरकजी ख्याल निकल आते हैं। उसके बाद देखिए सवाल है कि दयाशंकर नसीम के हालात पर तफसीली रोशनी डालिए। दयाशंकर नसीम की गुलजार नसीम का तनकीदी जायजा लीजिए। चलिए फिर हम आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए खुदा हाफिज, अस्सलामु अलैकुम।